संगीत रागी जी, किस पर वोट पड़ेगा आपको लगता है? आपने भी तो चुनाव प्रचार देखा है, आपने भी तो देखा है कि किस तरीके से भाषण हो रहे थे। कई जगहों पर अनेक मुद्दे उठाए गए, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है 2022 के बाद उमड़ी, उसकी भी काफी चर्चा हुई है। क्या उस पर लोकसभा में वोट डल चुका है? क्या अभी भी महाराष्ट्र की जनता उसके बारे में सोच सकती है, या चीजें बदल गई है? सरकारी योजनाओं की घोषणाओं की वजह से चीजें बदल गई है, या वो भी कम पड़ रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए साहिल जी, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। जब हम फुटबॉल का मैदान में गेंद खेलते हैं तो एक पार्टी, इसको हम बिहार में बोलते हैं लंगी मारना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फाउल खेलना। यदि एक पार्टी यदि फाउल खेलती है तो दूसरे पार्टी के लिए फाउल खेलना मजबूरी हो जाता है। 2024 के चुनाव में हमने सभी लोगों ने माना है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता के कारण जनता ने वोट नहीं किया। ये खटाखट 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 जो है ये चला। लोगों को लगा कि अरे हम तो चुनाव के खत्म होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से खटाखट मिलेगा। तो जनता इतनी ही हमारी विचारी होती है कि आप इसे बेवकूफ बना सकते हैं। दूसरी बात, फिर संविधान, किसी ने नहीं कहा था कि संविधान ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं कहा था कि संविधान में संशोधन करके हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने चुनाव इस पर हुआ। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं ये फ्रीबीज का उत्तर दिया हूं। दूसरी बात, मेरे मित्र को अक्सर आजकल एक इकोनॉमिक्स का उनका बैकग्राउंड नहीं है आशुतोष का, लेकिन आंकड़े जरूर लेकर के आते हैं। तो मैं उनका एक ही जवाब देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र आज मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स के कैटेगरी में माना जाता है। दूसरी बात, कर्ज कितना बोझ लेता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 1 लाख रुपए लेते हैं और 1 लाख का शराब पी जाते हैं और 1 लाख जो है कहीं और देते हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप डालते हैं तो वो आपके लिए काम आता है। तो आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय की कोई आवश्यकता, इसका सबसे ज्यादा कर्ज से डूबा हुआ है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था आज भी जो है वो बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखा इस देश का मुसलमान न महंगाई पर वोट करता है, न बेरोजगारी पर वोट करता है, न सोयाबीन पर वोट करता है, न प्याज पर वोट करता है। वो हर कीमत का से फतवा आता है, वो आज जो वेटिकन संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आपके आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आपके आवाज में कुछ दिक्कत है, शायद टेक्निकल इशू है, जरा वो ठीक करवा लेते हैं। क्योंकि आपके, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि फुटबॉल में फाउल का जवाब फाउल से दिया जाता है। आप थोड़ी आवाज आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाउल करने वाले को फुटबॉल में अंपायर रेड कार्ड दिखाते हैं। जनता के पास वो सहूलियत है नहीं। आप ऑप्शन ही उनके पास दो है, महायुति है या महाविकास आघाड़ी है। लेकिन जहां तक मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूं, महाराष्ट्र में एग्रेरियन इकोनॉमिक्स का इशू हो गया है पूरी तरीके से। 12% जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा है, लेकिन 55% जनता उस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और उसके बावजूद भी 3,000 से ज्यादा किसान अकेले विदर्भ में हर साल, सालाना, कोई भी सरकार आए, आत्महत्या करते हैं। यह महाराष्ट्र की एग्रेरियन इकोनॉमी की आज की स्थिति है। यह भी बात तो कहीं ना कहीं देखनी होगी ना। इसी का तो झटका लोकसभा में लगा था ना। रागी जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष भी कुछ कहना चाहेंगे। रागी जी। देखिए साहिल जी, आप एग्रेरियन क्राइसिस में उस इलाके में घूम करके आया हूं और मैं जानता हूं कि ये बात बहुत सच्चाई है। लेकिन उसका एक चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या कारण है कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है वहीं पर इस प्रकार की चीजें घटित हो रही हैं। आज के दिन में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी यही मुद्दे उठाती थी। आज के दिन में कर्नाटक में किसानों की कितनी कितनी आत्महत्याओं का केस है। आप बिहार में आप किसानों का आत्महत्या का केस आप नहीं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आत्महत्या का आप सुनेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज पर कोई एक और मुद्दा है जो मुझे लगता है आज चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए कि किसान आत्महत्या में क्या सिर्फ यही बात है या इसके इतर भी बातें हैं। और जो मैं कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो कटेंगे बटेंगे इसलिए है
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट को गोलबंद किया है। वोट जिहाद एक तरह से इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है, इसलिए उनको हिंदू इकट्ठा करना मजबूरी है या एक आवश्यक है। ये मैं खुले तौर पे बोलता हूं, क्योंकि इस देश का मुस्लिम समाज सेकुलर मुद्दों पर वोट नहीं करता है। तो कांग्रेस को एक बिठाया, एक कॉम्युनल वोट मुसलमानों का मिलता है, आर्क बिशपों का, क्रिश्चियनों का एक मुक्त वोट मिलता है। आखिर इस वोट को कैसे काउंटर किया जाए जब राहुल गांधी देश के हिंदू समाज को जातीय आधार पर तोड़ना आशुतोष, और मैं कहता हूं कि जातीय आधार चलिए आशुतोष जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या वादे किए थे वो भी मुझे दिखाना है। आशुतोष, आपको जवाब देना है, दे दीजिएगा। देखिए देखिए साहिल, संगीत रागी अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदुत्व के बारे में कोई समझ है। अभी वो कह रहे थे कि जो वो ऋण लेके जो है चीजें चलती है, तो चारवाक का सिद्धांत है, ऋणम कित्ता गवम प्रवेद। तो जो चारवाक के समर्थक है वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है बात। सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया भाई, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं तो नहीं आपको डिस्टर्ब किया। मैं तो समझता था कि आप वेद पुराण के उपासक, आप तो चारवाक के समर्थक, तो अच्छी बात है ना, कम से कम चारवाक के समर्थक है। आप ऋण लेके घी पीने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए। ये जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से है कि दो लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए संगीत जी, मुझे बोलने दीजिए। अरे रागी जी सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तब सुन ही रहे थे सब लोग। आशुतोष बोल लीजिए, रागी जी बोलने दीजिए उनको। अब देखिए, उनकी बात सुन लेते हैं ना कम से कम, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी सुनना है। साहिल बार बार ये बात कहते हैं मुसलमान एक होकर वोट करता, मुसलमान एक होकर वोट करता। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का जो अपर कास्ट है 80% बीजेपी को वोट करता है। तो क्या वो कम्युनल वोट है? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तू थोड़ा तो पढ़ लिख के आया करिए कम से कम। तो अपर कास्ट जो आंख बंद करके बीजेपी को वोट कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो करीब 88% वोट कर रहा है, ब्राह्मण 91% वोट कर रहा है, वैसे 84% वोट करता है। तो क्या माना जाइए? अरे भाई उनकी प्रेफरेंस है, उनको लगता है कि अपर कास्ट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके इंटरेस्ट की रक्षा करती है, उनके वोट कर। मुसलमानों को लगता है कि विपक्ष उनके हितों की रक्षा करते, उनके साथ वोट करता है। अगर आप इस पैमाने पर करेंगे तब तो भाई फिर तो अपर कास्ट को भी उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये भी किसी कोई जिहाद का हिस्सा होगा संगीत रागी के भाषा में। तो एक चीज महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विदर्भ के अंदर जो किसान और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उसका समाधान ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं। और ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हाउस माना जाता था जिसको, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम होता जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है? क्या उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है? लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आज की तारीख में। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हमने पूछा था कि भाई सोयाबीन फार्मर्स को आप क्या दे रहे हैं करके, क्योंकि अभी अचानक केंद्र सरकार ने कहा कि भाई प्रोक्योरमेंट बढ़ा लीजिएगा, कीमत बढ़ा के करवा दीजिएगा करके। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या बोला वो सुनते हैं। उसके बाद कांग्रेस से मुझे पूछना है कि भाई आप 7,000 का वादा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में भी इतना आप नहीं दे रहे हैं सोयाबीन फार्मर्स को। पहले मुख्यमंत्री को सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं कांग्रेस के पास। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था? अभी सोयाबीन और कपास के जो दाम कम हुए हैं, मेरी पीयूष गोयल जी से मेरी बात हुई है, मेरी सहकार मंत्री गृह मंत्री अमित शाह सर से मेरी बात हुई है। अब जो एमएसपी है, ये सोयाबीन का एमएसपी के भाव से 4,892 रुपये के दाम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाफेड जितने सोयाबीन है उसको खरीदेगा। अच्छा, 15% मॉइस्चर के साथ। 15% मॉइस्चर हो फिर भी और एमएसपी देगा। जितने सेंटर खोलने हैं खोलो, वो तुरंत खुले जाएंगे और सभी किसानों को राहत दी जाएगी। तो लोडे पाटिल जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के हमने तो दिया है। पीयूष गोयल से बात हुई है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई प्रोक्योरमेंट बढ़ाइए, 1 हफ्ते पहले का नोटिफिकेशन था, मैं देख रहा था। और आप कह रहे हैं कि 7,000 रुपए देंगे। आपके गारंटी पत्र में तो सोयाबीन का जिक्र भी नहीं था, लेकिन कर्नाटक में 3,500 के ऊपर आप नहीं दे रहे हैं। उसका आप क्या करेंगे? यहां पर 7,000 और कर्नाटक में 3,500-4,000। ये कैसे होगा? कैसे किसानों को जीतेंगे? आपको वोट दिया है लोकसभा के टाइम पे। बिल्कुल सही बात है, दोनों जगह उनको दिया जाएगा। एक बात तो यह है कि अभी सीसीआई के सेंटर जो खुले हैं ना, 20 लाख
मीट्रिक टन हम खरीदेंगे, ये बोला जाता है, कभी बोला जाता है 13 लाख मीट्रिक टन हम खरीदेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3,800 मीट्रिक टन के ऊपर आज भी खरीदारी नहीं हुई है और केवल 15 दिन के लिए ही सीसीआई के सेंटर खुले हैं। ये फैक्ट है महाराष्ट्र की, और इसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई सामने भी लाई है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसान को अलग देंगे और कर्नाटक के किसान को अलग देंगे। यहाँ जो बात हुई वहां पर भी वो बात हुई और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करके ये सारी बात हुई है। लेकिन जो बार बार अपनी भाषा का स्तर और गाली गलौज जो करते हैं कि दोगले को साथ इन्होंने हरामी को जोड़ा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने बाप से जाके पूछ ले कि हरामी का मतलब क्या होता है। ये देखो इनका दोगलापन। अरे अरे कहां कहां आप चुनावी रैली की तरह घुस गए। भाई मुद्दों पर बात कीजिए, हरामी बाप ये सब छोड़ दीजिएगा, जनता को पसंद नहीं आता ये सब चीज। लोकसभा चुनाव के समय पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने इस तरीके का भाषण किया नहीं सुना गया। इस बार आप देखिए प्रधानमंत्री आए थे, एक भी शब्द भटकती आत्मा से लेकर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरे तरफ से भी जब भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्रेम शुक्ला जी और अतुल लोंढे जी दोनों को मुझे कहना है कि भैया थोड़ा संभल के शब्दों का प्रयोग करिएगा। संगीत रागी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बात को लेकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा यह भी बना था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टियां टूटी, उस पॉलिटिकल पार्टी को टूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कारण दिया गया वो लोगों ने नहीं माना है। दोनों की आवाज नहीं आएंगी। लोंढे पाटिल जी ये शब्दों का प्रयोग ना करे तो अच्छा है, दोनों को मैं कहना चाहता हूं। संगीत रागी जी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लोकसभा में तो यह बात नहीं मानी गई थी, लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जिस तरीके से पार्टियां टूटी हैं, पार्टियां तोड़ी हैं, जो भी फैसले हुए हैं वो सही नहीं माना उन्होंने। आपके यानी ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें, विवेक जो साप्ताहिक निकलता है महाराष्ट्र से, उसमें जो रिपोर्ट आया था उसमें आपके ही वोटर नहीं मान रहे थे कि अजीत पवार साथ में आना ठीक नहीं है। क्या इस बार बात अलग होगी? क्या लोग वो बात भूल चुके हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे निकले थे, दो पार्टियों का चार होना ये पसंद नहीं आया था लोगों को। साहिल जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी में आने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ने लेने के फैसले को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा नहीं लिया था। और इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो व्यक्ति कल तक भ्रष्ट था वो एकाएक दूध का धुला हुआ कैसे हो सकता है, और इस पर एक आपत्ति थी। और मुझे लगता है वो आपत्ति आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों को कहीं ना कहीं खटकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में मैं एक चीज कहता हूँ, डेमोक्रेसी में दो बुराइयों के बीच में कई बार चुनाव होता है। एक कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन गुड एंड द बैड, और डेमोक्रेसी इज ए चॉइस बिटवीन समटाइम बिटवीन बैड एंड वर्स, बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट। तो उसके बीच में आपका मूल्यांकन और नागनाथ के बीच में चुनना होता है। कई बार चुनाव करना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि शिवसेना की महत्वाकांक्षा, शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों गए? ऐसा तो नहीं था कि जो आज गरिमा उनको वहां प्राप्त है उससे कम गरिमा यहाँ प्राप्त थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो इसलिए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही थी महाराष्ट्र में, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी परिवारवादी पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, उद्धव ठाकरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बेटे कल जाकर के वारिस नहीं हो सकते हैं। यदि उनके बेटे को अगला वारिस बनाना है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उनको भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को काट करके रखना पड़ेगा। और दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि शरद पवार का गेम बहुत साफ था। यदि हम शिवसेना को खत्म कर देते हैं, तोड़ करके ले आते हैं और कमजोर कर देते हैं, तो आने वाली लड़ाई जो होगी वो एनसीपी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जब भी तीसरे नंबर पर फिसल जाती है तो फिर वो दूसरे तो छोड़ दीजिए, पहले तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाती है। महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एकलौता उदाहरण आपको मिलेगा। यहाँ पर उनका पाला पड़ गया जो है वो अमित शाह जी से, जिन्होंने, ये स्वाभाविक है कि यदि एक अलग हट करके निकलता है। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति रह गई थी, जो अफजल खां के पुष्प माला चढ़ाने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए। लेकिन संगीत रागी जी, ये बात भी तो सही है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का प्रचार करने के बावजूद भी यूपी और बिहार की तरह महाराष्ट्र में 40% तक वोट शेयर तक नहीं पहुंच पाए ना बीजेपी। शिवसेना, महाराष्ट्र एक अकेला स्टेट है कि दो पार्टियां कहती है कि भाई हम हिंदुत्ववादी पार्टी है। यह भी तो बात सही है ना यहाँ पर।
देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि आप देखेंगे कि शिवसेना की वोटरों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो आपको सीएसडीएस का डेटा भी कहता है और बाकी लोगों ने भी कहा है, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज के दिन में शिवसेना का वोटर हो गया है। ये मजेदार कंट्राडिक्शन है, और मजेदार मैं फिर कहता हूं कि हिंदुओं का वोट जो है एक मुश्त तो नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग शिंदे अगर के साथ सबका खड़ा। साथ सबका विकास हो सकता है तो सबका वोट क्यों नहीं हो सकता? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लिबरल फेस लेकर के आई थी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इस देश के मुसलमानों ने क्या किया? इस देश के मुसलमानों के लिए तो दीन सबसे महत्वपूर्ण हो गया। और मैं कहता हूं ये लड़ाई जाति बनाम धर्म नहीं है, ये बनाम आज के दिन में धर्म बनाम धर्म हो गया है। मैं ये खुली बात, ये प्रेम शुक्ला जी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जिसका जिक्र खड़ा हो पाता है। ठीक है।